नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र उपचुनाव को लेकर है। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर गेटवे ऑफ झारखंड के नाम से मशहूर कोडरमा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी प्रचार का आगाज किया। तीसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया। और चौथी बड़ी खबर रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का फोकस अभी पुराने कांग्रेसियों को चुनाव में जोड़ने और उनके अनुभव को भुनाने पर है। 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। पवार ने कहा है कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे, यानी एनसीपी चीफ के पद पर काम करते रहेंगे। 84 साल के शरद पवार ने बारामती में कहा, कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, अब नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा है, अब मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूं। विचार करूंगा कि राज्यसभा जाना है या नहीं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले बड़ा तथ्य सामने आया है और एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने चुनाव राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये जो उनका बयान है, ये संन्यास का संकेत बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रकार से राजनीति का स्टंट है। अगर संन्यास उनको लेना होता तो वो 2 कंडीशन काहे के लिए रखते कि राज्यसभा में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अगर संन्यास लेना था तो फिर राज्यसभा में भी काहे के लिए जाना, तो संगठन का काम भी क्यों देखना। संन्यास तो फिर है कि छोड़ करके चले जाना। तो चुनाव के समय उन्होंने जो इस तरीके से मिला जुला जो वाक्य दिया है, ये केवल 2 कारणों से दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। एक तो मतदाता की सहानुभूति लेना, कि जब कभी भी लगता है कि यार कोई व्यक्ति संन्यास को जा रहा है तो उसके प्रति सारे उसके बुराइयों को भूल करके लोग उसके समर्थन में बात करते हैं, एक बात। तो दूसरा, क्योंकि एनसीपी वहां पर 2 टुकड़ों में है, एक टुकड़ा क्योंकि सरकार में है और दूसरा टुकड़ा सरकार के बाहर है। तो मुझे जो लग रहा है, क्योंकि एनसीपी को संस्थापक तो शरद पवार है, तो जो उनके कार्यकर्ता दूसरे टुकड़े में हैं, उनकी सहानुभूति लेने के लिए या कहीं ना कहीं एकत्व लेने के लिए, या जो उनके विभाजन से पहले का उनका जो मतदाता था उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, मुझे तो ये राजनीतिक बयान लगता है। इसका संन्यास से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने राज्यसभा में जाने की संभावना भी व्यक्त की है, संगठन का काम देखने भी बात कही, तो ये संन्यास कैसा हुआ। जी, जैसे अभी महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले, उससे पहले ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ ही वो 14 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? वैसे भी तो वो कर ही रहे थे राजनीति में रहकर भी। तो देखिए, मोटे तौर पर कोई भी राजनेता समाज के लिए कोई काम नहीं करता, वो सत्ता के लिए काम करता है। तो जो अब तक का उनका पूरा जीवन शरद इनका रहा है, अपना इनका पूरा का पूरा जीवन राजनीति के लिए रहा। आप मुझे बताइए, अब तक की इनकी आयु में 14 बार के चुनाव लड़ने में समाज सेवा का उन्होंने कौन सा काम किया है? कौन सा स्कूल कोई नया खोला है? किसी बच्चे को उन्होंने उसकी स्कॉलरशिप दी होगी, किसी क्या कुछ दान इन्होंने किया है क्या? तो कुल मिलाकर पर अब उनका स्टेटमेंट ये आ रहा है कि अब वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो अब तो उनका शरीर ही काम नहीं करता, शरीर में सामर्थ्य बची कहाँ है अब उनके पास समाज के लिए काम करने की। तो कैसे देखा जा सकता है कि उन्होंने चुनाव से पहले ये स्टेटमेंट दिया? कितना सच्चाई है कि वो पहले भी संन्यास ले? दिख रही है संन्यास का अर्थ होता है संसार से दूर चले जाना। संन्यास यानी समय के साथ जो सनातन में सा लगता है, संन्यास का अर्थ होता है संसार से दूर हो जाना, न्यास ले लेना, संसार से न्यास ले लेना। तो वो राजनीति से न्यास लेने की कहाँ बात कही? राज्यसभा में जाने की भी बात कर रहे हैं और संगठन को देखने की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें संन्यास कहाँ से आ गया? मुझे तो ये मीडिया की हेडलाइन ही बहुत आश्चर्यजनक लग रही है।
नहीं, अब वो तो शरद पवार ने बोला है कि अब वो राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। अभी तो संकेत ही देखे जा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि राज्यसभा में भी जाऊंगा नहीं जाऊंगा इसका भी वो फैसला लेने वाले हैं। अभी तक उन्होंने कुछ सही से नहीं बोला है, बस अपना स्टेटमेंट दिया है। भाई उन्होंने राज्यसभा में अगर संन्यास होता है तो कोई मीडिया उनसे पूछता क्या राज्यसभा में जाएंगे, तो वो साफ कहते थे संन्यास का अर्थ तो राजनीति से नहीं है। भाई राज्यसभा में कोई साधु संत थोड़ी जाते हैं, राजनेता जाते हैं। संन्यास का अर्थ होता है कहीं ना कहीं आपको संत पत्नी को हासिल करना, संत पत्नी की ओर चलना। तो उनके मैंने सेंटेंस सुना है उनका ये पूरा सेंटेंस राजनीति रणनीति का मुझे तो हिस्सा लगता है। इसमें संन्यास की मुझे दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती। और अगर उनके मन में विचार भी था तो बीच चुनाव में आकर के क्यों ऐसी घोषणा करना। ये चुनाव से पहले, टिकट बंटवारे से पहले टिकट उन्होंने अपनी मर्जी के लोगों को बांटे। तो कुल मिला करके टिकट बांट करके सारी जमावट करके केवल मतदाता की सहानुभूति लेने का ये उनका स्टेटमेंट है। इसका संन्यास से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, ऐसा बोला जा सकता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले और उसी को लेके मतलब जनता को साधने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हो। जी हाँ, बिल्कुल, ये जनता को साधने और जनता की सहानुभूति के लिए स्टेटमेंट है। इसमें संन्यास की तो कहीं झलक है ही नहीं दूर दूर से। जो लोग संन्यास की परिभाषा समझते हैं वो उनके इस वाक्य को संन्यास का बिल्कुल नहीं समझेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गेटवे ऑफ झारखंड के नाम से मशहूर कोडरमा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी प्रचार का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह औरंगजेब ने देश को लूटा था, मंदिरों को नष्ट किया था, उसी तरह झारखंड सरकार एक मंत्री था आलमगीर आलम, उनके घर से नोटों की गड्डियां मिली थी। ये पैसा झारखंड के गरीबों का था जिसे लूटकर जमा किया गया था। इसी के साथ सीएम ने कोडरमा और का गांव में सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। उन्होंने जनता से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में नहीं बंटना है, जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्यों को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसलिए एक रहिए और नेक रहिए। इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करने के लिए अपना योगदान दिया था, लेकिन आज क्या हो रहा है झारखंड में, मैं देख रहा था। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा, उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये चुनाव उसी विकास के नाम पर जिन लोगों ने आपको छला है उसको जवाब देने का एक अवसर भी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के अंदर सभा की है, जनसभा को संबोधित किया, उसी दौरान हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और औरंगजेब से भी इसकी तुलना की गई है। बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के कोडरमा और बड़का गांव में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील की और अपील करते हुए उन्होंने झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के द्वारा जिस तरीके से झारखंड के विकास को लेकर हो या फिर भ्रष्टाचार को लेकर हो या जातिवादी व्यवस्था को लेकर हो, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा हमला बोला। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां पर उनकी डिमांड है और लोग उनको सुनना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश मॉडल उनका जानना चाहते हैं और इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फायर ब्रांड नेता के रूप में भी योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। उनके जो भी भाषण होते हैं वो तथ्यात्मक होते हैं, इसलिए जो है काफी असर दिखाई दिया है। हाल में ही जो अगर देखा जाए कि हरियाणा में जिन सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, वहां हरियाणा में भारी बहुमत से वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की मांग की थी, अपने शीर्ष नेतृत्व थी। उसी क्रम में वो आज जो है कोडरमा और बड़का गांव में आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार के एक मंत्री आलमगीर पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वही आलम मंत्री है जो इसके यहाँ नोटों की गड्डियां पकड़ी गई थी, झारखंड के गरीबों का पैसा था जो उसके यहाँ पकड़ा गया था। झारखंड सरकार यहाँ लोगों को जातियों में बांटना चाहती है। विपक्ष के लोगों का केवल एक ही काम है कि यहाँ पर जो है जातियों में बांटकर राज करना है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में पिछड़े एरिया में जो विकास नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार वहां झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुए, लेकिन विकास की जो गति होनी चाहिए तो वो झारखंड को नहीं मिली। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज उनके प्रत्याशियों के लिए अपील की है कि मतदाता ये समझें कि किस तरीके से जो यहाँ पर फूट डालो राज करो का काम कर रही है विपक्ष के जो सरकार रही। यहाँ पर देखा जाए कि चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, लंबे समय तक सरकार में रहे हैं। इसके साथ ही एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे कटोगे नारे को फिर एक बार बुलंद किया है। निश्चित रूप से देखिए झारखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी डिमांड है और उन्होंने आज कोडरमा और बड़का गांव में जो जनसभाओं को किया है, आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने अपील की है। निश्चित रूप से देखिए अगर हेमंत सोरेन की बात की जाए, हेमंत सोरेन की सरकार जिस तरीके से विवादों में घिरी रही, खुद हेमंत सोरेन विवादों में घिरे रहे हैं, ऐसे में इस बार जो परिवर्तन की लहर वहां देखी जा सकती है झारखंड में, और उसमें अगर परिवर्तन आए निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन जिन सीटों पर यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी लहर भी वहां समझी जा सकती है। और इसके साथ ही क्योंकि कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, यह भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं चुनाव में। अब ये तो आने वाला परिणाम ही बताएगा कि आखिर में कितना प्रभाव यहाँ पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं को लेकर वहां पर जो है मांग पहुंच रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कई वर्षों से जो है उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लिए वो प्रचार करते रहे हैं। और आप क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था दिखाई है। यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्ट आए हैं उसको भी दिखाया है। इसके साथ MSME उद्योग हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, यह सब चीजें एक्सप्रेस वे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है एयरपोर्ट है, वो जो मॉडल है वो अन्य राज्यों को भा रहा है। और उनको ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ऐसे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनती है तो निश्चित रूप से ये विकास का मॉडल चाहे झारखंड हो या अन्य राज्य जहां भी चुनाव चल रहे हैं वहां पे ये जो है सपना साकार हो सकता है। यही सपना दिखाकर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रत्याशी उनके पक्ष में मतदाताओं से अपील कर रही है, वोटों की अपील के जरिए सदन में पहुंचकर और इन सपनों को पूरा करने का वादा कर रही है। जी, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को झारखंड में एक बार वापस से दोहराया, साथ ही कहा है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे। साथ ही अमित शाह ने भी जब घोषणा पत्र जारी किया था तो हेमंत सरकार को जमकर घेरा था। साथ ही पीएम मोदी ने भी झामुमो और कांग्रेस पर निशाना साधा था, कहा था कि घुसपैठियों को नहीं आने देंगे और उनको रोका जाएगा। जैसे कि हेमंत सोरेन की सरकार वो लगातार घुसपैठियों को मौका देती है आने का, तो अमित शाह ने भी उनको रोकने को कहा था। बिल्कुल, देखिए इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दोनों जगह अपने भाषणों में जगह दी है। उन्होंने कहा है कि अभी ये जो विपक्ष की सरकारें हैं, विदेशी लोग रोहिंग्या और इसके साथ ही बांग्लादेशी लोगों के यहाँ बसा रही है, धीमे धीमे करके ये लोग घुसपैठ करके यहाँ आ रहे हैं, इनको घुसपैठ कराया जा रहा है। यह भी आगाह किया कि कल जो आपके घरों में अभी घंटी और शंख बजते हैं इनकी आवाजें बंद हो जाएंगे। यह चेताने का भी काम किया है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर लगातार जो है अन्य राज्यों में जिनकी संख्या बढ़ रही है, उससे ये खतरा जरूर पनपता है। देखिए भारत की सुरक्षा के साथ से आंतरिक सुरक्षा जो है उसको भी बड़ा खतरा हो सकता है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेताया। इसके साथ धर्म विशेष की जनसंख्या की बात की जाए वह भी महत्वपूर्ण है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो झारखंड की जनता को चेताने का काम किया है कि ये लोग आने वाले समय में घंटी और शंख की आवाज को बंद कर देंगे, इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना होगा। और ऐसे जो घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले दल है या सरकारें हैं उनको जो है
खत्म करना होगा, उन्हें जो है सत्ता से बाहर करना होगा, तभी हम आप सुरक्षित रह पाएंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है। अब देखिए, आज जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया, उन्होंने जो भाषण दिया, उसके बाद झारखंड की राजनीति एक बड़ा जो है हलचल जैसा माहौल पैदा हो गया है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, अन्य दल जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इन बयानों पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही जो रोहिंग्या और इसके साथ ही बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, उनके आने की बात है, उसमें विपक्ष का नाम लिया है कि ये लोग जो है उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, बसाने का काम करते हैं। तो ये बखेड़ा खड़ा हो गया है झारखंड के अंदर कि आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया है। तो ये जरूर है कि राजनीतिक भूचाल तो होगा ही होगा, लेकिन यह जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां रखी है, वोटरों पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात अभी पूरे विश्व ने देखे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए भारत की, क्योंकि पड़ोसी देश है, तो ऐसे में उन्होंने भी हालात देखे हैं कि बांग्लादेश की जो पीएम थी, उनको देश छोड़ना पड़ा है, विकराल हालात हो गए थे। तो ये सब चीजें यहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेताई कि धर्म विशेष के लोगों की अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो यहाँ जो मंदिर मस्जिद हैं वो नष्ट कर दिए जाएंगे। पूर्व में भी इस तरीके से नष्ट किए गए हैं। और सुरक्षित रहने की बात है तो सुरक्षा का माहौल भी जो है भय व्याप्त हो जाएगा। यह चेताने की बात इसलिए क्योंकि वोटों की राजनीति होती है जरूर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की मजबूत राजनीति करती है। तो हिंदुत्व एकता को बनाए रखने को लेकर यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है हमें जातियों में नहीं बंटना है, एक रहना है, नेक रहना है। अगर ये देखिए समय समय में जहां जहां जिन राज्यों में जिन सीटों पे चुनाव होता है उसी हिसाब से भाषण तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये कितना असर करेगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के बयानों से झारखंड की जनता को बड़ा संदेश दे दिया है और झारखंड के राजनीतिक दलों के लिए भी अब एक नया मसाला मिल गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर वो जनसभाओं में कटाक्ष करते घूमे और वो दिखाएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पर बयान दिया है वो बताने की कोशिश करेंगे जनता से कि वो प्रदेश की सरकार को और प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद एक नया जोश आया है कार्यकर्ताओं में। अब कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को कोट करते हुए जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है और पीसीसी चीफ पटवारी ने झारखंड चुनाव को लेकर कहा शिवराज सिंह चौहान 1% ही सही बोलते हैं और 99% झूठ बोलते हैं। किसानों से जो वादा किया था वह एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इसी बीच उन्होंने 10 हाथियों की मौत के मामले में कहा हाथियों को जहर दिया गया, यह जांच का विषय है। हाथियों की हत्या सरकारी हत्या है और टाइगर जिंदा है कहने वाले टाइगर को मार रहे हैं। साथ ही उन्होंने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा रामनिवास रावत को 8 बार कांग्रेस से टिकट मिला और 6 बार विधायक बने और 2 बार सांसद बने। जिस तरीके से उन्होंने छल किया है इसका बदला विजयपुर की जनता लेगी। आइए सुनते हैं पीसीसी चीफ पटवारी ने और कुछ मुद्दों पर क्या कुछ कहा। खंड में भाषण दे रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं लाडली बहनों की। उन्होंने मोदी गारंटी की भी बात कर रहे हैं। मोदी गारंटी यहाँ मध्य प्रदेश में थी कि हम किसानों को 3100 और 2700 के धान के और गेहूं के दाम देंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। बहनों को 3000 का वादा था, उस पर इस सरकार ने धोखा दिया। शिवराज जी ने पाखंड किया, झूठ बोला और वही झूठ वो लगातार झारखंड में बोल रहे हैं। तो मैं झारखंड की बहनों से कहना चाहता हूँ, परिवारजनों से कहना चाहता हूँ कि शिवराज जी जितना बोले उसका 1% सच समझना, बाकी 99% झूठ बोलते हैं। मैं निंदा करता हूं शिवराज जी की कि आपने यहाँ वादे पूरे नहीं किए, मोदी गारंटी एक पूरी नहीं हुई और आप लगातार झारखंड में झूठ बोल रहे हैं। ये एक तरह का पाखंड है, लोकतंत्र की एक तरह से मजाक उड़ाना है। रही बात मध्य प्रदेश की, जैसा मैंने कल परसों भी कहा था कि 10 हाथियों की मौत ये एक्सीडेंट नहीं था, उनको जहर दिया गया था। और जो सरकार है उसके उत्तर ये बताते हैं कि अगर उनको जहर किसने दिया ये जांच का विषय है, पर मौत का अगर कोई अभियुक्त है तो सरकार है, वन विभाग है, मतलब सरकारी हत्या है उनकी। जैसा मैंने उस दिन कहा था कि बाघ इस साल 35 मौत हुई है, इससे पहले 45, उससे पहले 50 हुई। 3 साल का आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 140 के आसपास बाघों ने मौत हो गई।
यहाँ के जो टाइगर स्टेट का दर्जा है हमारा, वो टाइगर जो हमारा सम्मान बढ़ाते हैं, वो टाइगर मर रहे हैं, जिंदा नहीं है। टाइगर अभी जिंदा है, अब टाइगर मर रहे हैं। मंत्री जी ने जिस तरीके से 8 बार कांग्रेस से टिकट लिया, 6 बार विधायक बने, 2 बार सांसद का टिकट लिया, यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष बने, मंत्री बने, पूरी जिंदगी कांग्रेस के माध्यम से दोहन करते रहे राजनीतिक, उसका बदला विजयपुर की जनता लेना चाहती है। धोखे का बदला लगाम लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी पर, जो वादे पूरे नहीं किए उस पर लगाम लगाना चाहती है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा है और कहा है शिवराज सिंह चौहान पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वो 1% ही सही है, 99% झूठ बोलते हैं। साथ ही जीतू पटवारी ने कहा है कि जो भी हाथियों की मौत हुई थी उसमें सरकार का ही हाथ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है, उन तौर पर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है और उमरिया में जिस तरह से 10 हाथी काल कल्पित हुए हैं उसको सरकारी हत्या करार दिया है और कहा है कि हो सकता है कि हाथियों को जहर दिया गया हो, ऐसी संभावना है, लेकिन पूरे मामले पर सरकार लीपापोती कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि वह हमेशा झूठ बोलते हैं, किसान होने का दावा करते हैं, लेकिन आज तक किसानों को धान का उचित मूल्य मिला, न गेहूं का उचित मूल्य मिला है। और बुधनी भी और विजयपुर सीट के लिए भी उन्होंने कहा है कि विजयपुर सीट से हमेशा से कांग्रेस की जीत हुई है और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही रामनिवास रावत चुनाव लड़ते आए हैं और इस बार भी कांग्रेस की जीत होगी। तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर निशाना साधा जीतू पटवारी ने और जीतू पटवारी का कहना है कि बुधनी हो या विजयपुर हो, इस बार निश्चित तौर से कांग्रेस दोनों ही सीटों पर विजय हासिल करेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का फोकस अभी पुराने कांग्रेसियों को चुनाव से जोड़ने और उनके अनुभव को भुनाने पर है। साथ ही राजनीतिक गतिविधियों से अलग हो चुके पुराने कांग्रेसी परिवारों को फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछले चुनावों में ध्रुवीकरण के चलते ही कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। पार्टी इस चुनाव में यही गलती दोबारा दोहराने के मूड में नहीं है। पीसीसी चीफ समेत पार्टी के दिग्गजों में भी दक्षिण के कांग्रेस नेताओं को एकजुट होकर चुनाव में भिड़ने को कहा गया है। दावेदारों समेत नाराज नेताओं से भी यही कहा गया है कि इस वक्त सभी एक साथ एक चुनाव में नजर आए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता जिज्ञासा चंद्रा जुड़ गई है। जिज्ञासा, रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होना है और इसी को लेके जो कांग्रेस है वो जो कांग्रेस परिवार से ये उनको भुनाने में जुटी हुई है, कितना सफल रहा है कांग्रेस का ये दाव? देखिए, जैसे ही दक्षिण रायपुर में उपचुनाव का ये जो समय आया था कि दक्षिण रायपुर में जो है 13 नवंबर को मतदान होने वाले, तभी से जो है पीसीसी के दीपक जो है पूरी तैयारी पे जुट चुके थे। किस तरह से रणनीति बनानी है कि जो नाराज होंगे किस तरह से मनाना है, इन सब पीसीसी के दीपक बैठ जुट गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची निकाली गई है, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रमुख नेता हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और काफी जो दिग्गज नेता माने जाते हैं वे सभी स्टार प्रचारक के रूप में शामिल। गांधी परिवार के तो गांधी परिवार में जो है राहुल गांधी का दौरा यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, प्रियंका गांधी का दौरा बनता हुआ नजर आ रहा है। जो आकाश शर्मा जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है दक्षिण रायपुर में, उनके जो है संदर्भ में उनके जो समर्थन में जो है यहाँ कुछ दिन बाद जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और रायपुर में, राजधानी रायपुर में एक बड़ा सम्मेलन आकाश शर्मा के समर्थन में जो है करते हुए नजर आएंगे। पीसीसी दीपक बैज कहा है कि इस लिस्ट जो आई है स्टार प्रचारकों के, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री शिव डहरिया कवासी समेत कांग्रेस के तमाम नेता और दिग्गज नेता शामिल है जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। इन सभी को जो स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया और आकाश शर्मा को और भी मजबूती देने के लिए, ताकि दक्षिण रायपुर की ये जो एक लौती सीट है वो कांग्रेस पार्टी की झोली में आए, इसे लेकर एक
पूरी तरह से रणनीति बन चुकी है और इन सब को लेकर जो है आला कमान जो है पार्टी का यहाँ जो है अपना प्रचार प्रसार करता हुआ नजर है आकाश शर्मा के समर्थन में। जी, देखा जा रहा है कि पिछले चुनावों में ध्रुवीकरण के चलते कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, तो इसी को लेकर भी कांग्रेस अभी अलर्ट मोड में है कि उनको पहले के जैसे जो ध्रुवीकरण हुआ था वापस से उसको ये नुकसान ना उठाना पड़े। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हुए, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी को ध्रुवीकरण के कारण जो काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था और इसके बाद जो है जो नेता रूठ गए थे उनका भी काफी नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसका एक बड़ा नतीजा जो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था। तो इन सभी को देखते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैन ने चुनाव से पहले ही रणनीति बना ली थी और जो जितने भी लोग नाराज थे और ध्रुवीकरण के कारण जिस तरह से हार हुई थी, इन सभी को लेते हुए विचार विमर्श और चर्चा किया था, जिसके बाद इन सभी को संभालते हुए एक अच्छी खासी रणनीति जो है कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण रायपुर में जो है तैयार की। अब देखना होगा कि 13 नवंबर को मतदान है और उसके बाद 23 नवंबर को इसका परिणाम आना है और देखना होगा कि ध्रुवीकरण और जो लोग उठे हुए थे उनका कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता है या पीसीसी चीफ दीपक बैन ने जो रणनीति बनाई है और रूठे हुए को मनाने में लगे हुए इन सबको कितना फायदा मिलता है। जी, जो रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो अभी क्या माहौल देखा जा रहा है करंट के अंदर? देखिए निश्चित रूप से आपको बता दें कि आकाश शर्मा डोर टू डोर सर्वे करते हुए नजर आया अपनी पलटन के साथ। वह आज जो है कवासी लखमा और शिव डहरिया और जो है पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के समय में पिछले 5 सालों के कार्यकाल में, तो वे आज समर्थन करते हुए नजर आए थे। और कल जो है पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष है सचिन पायलट, वो भी छत्तीसगढ़ आने वाले और आकाश शर्मा के समर्थन में जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से आला कमान के समर्थन से आकाश शर्मा को जो है एक बड़ी हाइप और जो है बड़ा एक फायदा जो है मिल सकती है ये दक्षिण रायपुर उपचुनाव में। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिज्ञासा। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, साथ ही पार्टी का पूरा फोकस कांग्रेसियों को चुनाव से जोड़ने पर है। फिलहाल इन 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।